आफ्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमारा सेकंड टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग लिखा है यहाँ पर, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी बिजनेस हम कर रहे हैं, हमने फंडामेंटल पढ़ लिए कि एग्रीमेंट कैसे बनता है ना, पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है, कैसे इंटरेस्ट बढ़ता है, कैसे ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिलता है फर्म को, क्या सैलरी देना होती है, क्या इंटरेस्ट होता है लोन पे, अगर वो सब नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स होते हैं, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में क्या है कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब वापस से कैसे बनती है और कब बनती है। फर्म वापस से कब बनेगी, पुराने पार्टनर हैं और उन्होंने क्या बोला कि हमें जो है हमारा रेशो चेंज करना है। क्या करना है, तो रेशो चेंज करना है, तो क्या होगा कि वो फर्म का जो एग्रीमेंट है वो पार्टनरशिप क्लोज होगी और नई पार्टनरशिप वापस से बनेगी। तो उसमें एडजस्टमेंट्स होंगे। एडजस्टमेंट से कैसे होंगे कि कोई पार्टनर 2:1 में है, अब थर्ड वाला बोल रहा है मेरे को भी इक्वल रेशो चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि तुझे कल से इक्वल रेशो दे देंगे आ जाना, तो वो उसके लिए हमें अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेंगे। कंडीशंस अब कब होती हैं इसकी, रिटायरमेंट पे। रिटायरमेंट मतलब क्या होता है कि कोई पार्टनर चला गया तो उसको जो हमें फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसको भेजेंगे तो उसका पूरा हिसाब करके उसे भेजेंगे और फिर वापस से फर्म चलाएंगे बचे हुए पार्टनर्स अगर चलाना चाहेंगे तो। कोई पार्टनर आ गया, एडमिशन, अब कोई आ रहा है तो मान लो आपने 5 साल बिजनेस कर लिया, 5 साल बिजनेस करने के बाद 6th ईयर में कोई नया पार्टनर आ गया आपके पास, आपने उसे क्यों रख लिया, हमने पढ़ा था कि हम पार्टनर क्यों रख लेते हैं, कैपिटल की कमी है हमारे पास, नॉलेज की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, उन सब चीज़ों के लिए हमने किसी को नया पार्टनर रख लिया। तो उस टाइम पे भी क्या होगा कि अभी तक के हिसाब क्या हैं, उसे किस रेशो में पार्टनर बनाएंगे, हमारी गुडविल क्या हो गई, वो सब चीज़ें कैलकुलेट होंगी। चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, ना पार्टनर आ रहा है ना जा रहा है, जो एग्रीमेंट है उसमें चेंज चाह रहे हैं हम। मान लो सी को 8,000 रुपये सैलरी मिल रही थी, अब सी कह रहा है कि मैं तो 12,000 लूँगा, तो क्या होगा, एग्रीमेंट में चेंज हो गया ना। ये पहले एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि इसे 8 देंगे, अब क्या लिखा है 12, तो वो एग्रीमेंट का चेंज होना। तो इन सब कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। पार्टनरशिप को वापस से चेंज करके वापस से कंटिन्यू करना, तो इसमें फर्म बंद नहीं होती है। क्या होती है, बंद नहीं होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, वापस से नई फर्म बन जाती है, उसी नई पार्टनरशिप बन जाती है। मतलब दुकानदारी तो वही है, शुद्ध शब्दों में अपन बात करें, बस तरीके बदल लिए, तो उस तरीके बदलने को हम क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं ये देखिए आप। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। पहला कब होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज हो, ना पार्टनर आया है ना गया है, उन्होंने जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसमें चेंज कर लिया। उसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आता है तो। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, कोई पुराना पार्टनर चले जाता है तो। उसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो। अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स, अमलगमेशन का मतलब क्या होता है कि 2 फर्म है अलग अलग और वो मिल गई एक साथ काम करने के लिए, तो उस केस में पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, वापस से नई बनेगी। हाँ, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स का एग्जांपल से हम समझें, विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड इज चेंज फॉर चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर एग्जांपल A, B, C आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:1। पहले क्या कर रहे थे 3:1 में, अब क्या कर रहे हैं 1। उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये थ्योरेटिकल भी याद करना है और इसके प्रैक्टिकल भी आगे करना है। ठीक, सेकंड कंडीशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस केस में क्या होगा, व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड देन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स चेंज, दिस चेंज इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब पार्टनर कोई नया आएगा तो भी पार्टनरशिप चेंज होगी, उसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे A भी शेयर कर रहे थे प्रॉफिट 3:1 में, उन्होंने क्या करा, C को एडमिट कर लिया, किस रेशो में, 1:4 में, तो ये क्या हो गया, इस केस को हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये उसी के मोड हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट में क्या हो रहा है कि A, B, C पार्टनर्स थे, 5:1 में शेयर कर रहे थे, C रिटायर हो गया, C क्या होगा, रिटायर हो गया, चले गया वो काम छोड़ के। अब उसने क्या करा कि A और B जो पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं उनने रेशो क्या कर लिया 3:2, तो इसकी वजह से भी क्या हो गया, डेथ ऑफ ए पार्टनर।
डेथ भी रिटायरमेंट जैसा ही एक कंडीशन होती है, थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज होता है। डेथ और रिटायरमेंट में अंतर क्या है? हाँ हाँ चलिए, डेथ और रिटायरमेंट में अंतर क्या है बताओ? रिटायरमेंट मतलब बिजनेस से छोड़ के चले जाना बिना मरे, है ना, वो रिटायरमेंट है। और डेथ का मतलब, तो रिटायरमेंट पार्टनर के हाथ में होता है कि चलो नई काम समझ आ रहा, एग्रीमेंट भी ख़त्म होने वाला है तो अब मैं रिटायर हो जाऊं। और डेथ जो है वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो डेथ और रिटायरमेंट में अंतर अकाउंट्स में कहाँ आते हैं कि रिटायरमेंट पार्टनर हमेशा एंड ऑफ द ईयर लेगा, कि मान लो अपना अकाउंट कब तक बन रहा है 31 मार्च तक, तो पार्टनर रिटायर कब होगा ताकि नए साल से नया अकाउंट हो जाए। डेथ में ऐसा नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है कि 31 मार्च को ही मरूंगा, है ना। वो मान लो 7 सितंबर को चला गया तो फिर क्या होगा, उसका 7 सितंबर तक की सैलरी, 7 सितंबर तक का इंटरेस्ट, 7 सितंबर तक का उसका प्रॉफिट, वो सब उसे देना होगा। कब तक देना होगा? 7 सितंबर तक। अब वो तो मर गया, देंगे किसे? हाँ, उसका एक एग्जीक्यूटर होता है, अकाउंट में उसे हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं, जिसे हमने उस दिन नॉमिनी पढ़ा था ना, वो उसका मतलब वही है कि वो चला ही गया, उसे तो देंगे नहीं, दिया जाता है। अमलगमेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि दो फर्म एक साथ काम करने को चाहिए। जैसे मान लो एक बिजनेस पार्टनरशिप थी ए और बी की, जो 2-1 में काम कर रहे थे, और एक पार्टनरशिप थी सी और डी की, जो 3-1 में काम कर रहे थे। अब उन्होंने क्या करा कि हम सब साथ में मिलके काम कर लेते हैं, तो दो पार्टनरशिप फर्म एक साथ मिलके काम करने लग गई। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स। अमलगमेशन है ना, वर्ड स्पेलिंग ध्यान रखना, स्पेलिंग जो टफ हैं उन्हें हम 4 बार अच्छे से पढ़ लें पूरी तरह, नहीं तो हम उसमें नोट्स में गलत लिख देते हैं। ठीक, पांचों चीज़ें समझ गए? एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट मोड क्या है? चेंज इन पार्टनरशिप, ना पार्टनर आया ना गया, रेशो चेंज हो गया। सेकंड मोड क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नया पार्टनर आया, इस वजह से पार्टनरशिप चेंज हो रही है। थर्ड मोड क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक चला गया, रिटायर हो गया, तो पार्टनरशिप चेंज हो रही है। फोर्थ क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर, मर गया तो पार्टनरशिप चेंज हो रही है। और फिफ्थ क्या है? अमलगमेशन, दो अलग अलग पार्टनरशिप मिलकर एक साथ जुड़ना चाह रही हैं तो अमलगम। पांचों मोड समझ आ गए? यस। नेक्स्ट इस इसमें निकलते क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गेनिंग का हमने देखा था, वो इस पेज के बाद वाला था, वापस देख लेते हैं। सेक्रीफाइस मतलब कि अगर पार्टनरशिप चेंज होगी तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, ये निश्चित है, और कोई पार्टनर गेन करेगा, ये फिक्स है। क्योंकि मान लो जिसे कम मिल रहा था और ज़्यादा मिलेगा तो गेन कर लेगा, और जिसे ज़्यादा मिल रहा था और अब कम मिलेगा फ्यूचर में, वो सेक्रीफाइस करेगा। तो इस दोनों के फॉर्मूले हमें याद रखना है। सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन में ओल्ड भी गिवन होगा, न्यू भी गिवन होगा, हमें फॉर्मूले में माइनस कराना है, सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगा। और ऐसा कैसे? गेनिंग में क्या होगा? अगर आप सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हो ओल्ड माइनस न्यू में, और कोई माइनस में आपका आंसर आ रहा है, तो वो गेनिंग ही है, अपने आप समझ जाना कि वो गेनिंग है। और गेनिंग इसका अपोजिट है, यहाँ पे था ये गेनिंग, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक, डिफरेंस क्या होता है दोनों का, ये आंसर हमें याद करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो का मीनिंग, इट इज़ द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ये वो रेशो होता है जिसमें ओल्ड पार्टनर एग्री है सेक्रीफाइस करने के लिए अपना शेयर किसे? नए पार्टनर को। गेनिंग में क्या होता है? ये रेशो वो है जिसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो ज़्यादा पार्टनर प्रॉफिट लेंगे। मतलब मेनली ये एडमिशन में होता है, जब नया आएगा तो सेक्रीफाइस करेंगे। और ये कब होता है? रिटायरमेंट में, क्योंकि जब एक जाएगा तो उसका प्रॉफिट का शेयर भी नहीं मिलेगा जो बचे। कैलकुलेशन फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। टाइम, ये कब कैलकुलेट होता है? मोस्ट प्रोबेबली एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो अभी मैंने आपको बताया। और ये कब कैलकुलेट होता है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऑब्जेक्टिव, इट इज कैलकुलेट टू असर्टेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन अप बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। क्या है कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्ट? कि कितना लॉस प्रॉफिट वो शेयर करेंगे, वो उसमें दिख जाता है। ये इसी का गेन है, कितना गेन वो करेंगे इसका हमें इससे पता लग जाता है। इफेक्ट क्या होता है? इट रिड्यूस द प्रॉफिट शेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पहले से पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयर ये कम कर देता है, और ये इंक्रीज कर देता है प्रॉफिट शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जो बचे हुए पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयर ये इंक्रीज कर देता है। तो ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो का मेन काम है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन रिजर्व।
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन रिजर्व मतलब जो पहले से हमारे पास हो, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अमाउंट इज सेव टू क्रिएट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जनरल रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एग्जिस्ट दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट इफ द पार्टनर डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट देम दैट एडजस्टमेंट एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट बिकम नेसेसरी। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में कुछ पहले के प्रॉफिट पड़े हुए हैं, है ना, रिजर्व पड़े हुए हैं जो हमने बांटे ही नहीं। मान लो हम 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, रिजर्व हमने पढ़ा है क्या होता है, एक तरह से गुल्लक की तरह हम उसमें पैसे डालते हैं। हम रिजर्व बना बना के 50,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। अब आ गया छठे साल नया पार्टनर, तो वो 50,000 रुपये में उस छठे साल जो नया पार्टनर आया है उसका कोई हिस्सा है क्या? होना चाहिए क्या तुम्हारे साथ? वो किसने इकट्ठा करा, है ना, पुराने पार्टनरों ने, तो वो किसे मिलना चाहिए? तो यही इसमें बताया गया है कि जो अगर हम ऐसा करते हैं, पार्टनरशिप चेंज करते हैं, तो ये एडजस्टमेंट जो है प्रॉफिट और रिजर्व के वो किसे मिलेंगे, आएंगे पुराने पार्टनर को मिल जाएंगे। उसकी जनरल एंट्री होगी वो हम करेंगे, है ना। देखिए ये इसकी जनरल एंट्री एक सैंपल के लिए, सपोज करिए आपके पास 6,000 रुपये का रिजर्व था बैलेंस शीट में। कितने का? ए बी पार्टनर थे, उनका रेशो क्या था? 3:1। अब पार्टनरशिप चेंज करना चाह रहे हैं वो, तो ये पुराना रिजर्व जो है वो पुराना जो जनरल रिजर्व दिख रहा है आपको यहाँ पे 6,000 रुपये का, ये ए और बी ने बांट लिया ना 3 और 1 में। ए का शेयर 3 था तो उसने 4500 ले लिया, बी का 1 था तो उसने 1500 ले लिया। तो ये इन्होंने क्या करा कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। आफ्टर दिस एंट्री रिजर्व विल नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। इस एंट्री के बाद अब रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं बचा, क्योंकि वो किसे मिल गया? पार्टनर्स को। ये कब होगा? जब वो पार्टनरशिप में चेंज करना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है। गुडविल अराइजेज इन फर्म विच हैव कैपेसिटी टू अर्न मोर। गुडविल की क्या काम करता है? कैपेसिटी बढ़ा। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। ये मैंने आपको अभी बताया कि रेपुटेशन की वैल्यू है गुडविल, which enables to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by the other firm in the same trade। अगर हम लोकल ब्यावरा में बात करें किसी चीज़ की, आपको सपोज करो दवा लेने जाना है ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? कौन सा मेडिकल? पटेल मेडिकल। क्यों? नाम सुना है ना उसका, गुडविल की वजह से सब जगह एक जैसी दवा मिल जाएगी, पर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? पटेल मेडिकल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वही बात है कि उसका हायर प्रॉफिट क्यों हो रहा है? उसकी गुडविल की वजह से। गुडविल अराइज ड्यू टू द बिजनेस रिलेशन एंड इमेज। बिजनेस की रिलेशंस और इमेज की वजह से गुडविल बनती है। इन अदर वर्ड्स द गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग फॉर बिजनेस इज कॉल्ड इट्स गुडविल। और अदर वर्ड्स में बोलें तो गुड नेम और रेपुटेशन बिजनेस का उसकी गुडविल कहलाता है। तो गुडविल समझ आ गया? It is that extra worth of business which arises due to its name, bright future, popularity and good business relations। इन सब चीज़ों से गुडविल बनता है। गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिस्कशन ऑन गुडविल फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इमर्ज। इट अराइजेज इन प्रॉस्परिंग बिजनेस, जो लंबे टाइम से चल रहे हैं उस बिजनेस में गुडविल बन जाती है। क्योंकि एक टाइम की गुडविल होती है ना कि यार बहुत सालों से एक ही बिजनेस कर रहा है, मतलब अच्छा है। क्योंकि जो बार बार बिजनेस बदलता है उस पर ट्रस्ट होता है क्या हमें? कि 2 साल ये कर लिया, 1 साल वो कर लिया, 3 साल वो कर, उस आदमी पे हम ट्रस्ट करते हैं क्या? नहीं करते। क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे तो हमें उसकी शिकायत होगी उससे संबंधित, तो हम उस दुकान से लेंगे कि यार बात सुननी जाएगी वापस। मान लो कोई नया दुकानदार 2 महीने के लिए दुकान खोली, प्रोडक्ट बेच के नकली आपको चला गया, दुकान ही बदल ली उसने, अगली बार उस पर भरोसा करोगे क्या? है ना। इट इज़ इंटेंजिबल एसेट। गुडविल कौन सी एसेट है? इसको ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन वैल्यू बहुत है उसकी। आप किसी की रेपुटेशन को, गुडविल को टच नहीं कर सकते, है ना, कि उसके ओनर को हाथ लगा के बताना यार तेरे में गुडविल वाला करंट आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ सेलेबल असेट। गुडविल की वैल्यू है पैसों के टर्म में, वो बेची जा सकती है। गुडविल सेलेबल है। इट्स वैल्यू इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। इसकी वैल्यू जो है कभी कभी फ्लक्चुएशन की वजह से ऊपर नीचे होती है। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ज़्यादा पैसे कमाने में गुडविल काम आती है, क्योंकि अगर हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सर्विस की नीड होती है, वो किसी दुकान पे 100 रुपये ज़्यादा मिल रहा होगा उस दुकान से,
किसी में 100 में कम मिल रहा होगा। जैसे मान लो हमें फ्रिज लेना है, अब एक फ्रिज एक दुकान पे 10,000 रुपये का है, एक दुकान पे 10,200 रुपये का है, लेकिन जो 10,200 रुपये वाला दुकानदार है वो सर्विस में एक्सपर्ट है। कोई समस्या होगी तो वो आपकी बात सुन लेगा, उससे सही करवा देगा, कंपनी में बात कर लेगा आपके लिए। और 10,000 वाला दुकानदार जो है वो ये सब नहीं करेगा। तो कहाँ पे लेना प्रेफर करोगे? आप 200 रुपये ज़्यादा पे कर सकते हो ना उससे गुडविल के, कि यार ये दिक्कत नहीं आएगी। अब ये छोटी चीज़ में हम नहीं देखते कि 5 रुपये की चॉकलेट इससे लें कि उससे लें, है ना। तो इसमें हम गुडविल नहीं देखते कि यार डेयरी मिल्क तो डेयरी मिल्क है, लेकिन बड़े प्रोडक्ट्स में देखते हैं। इट इज़ हेल्पफुल, इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की कैपिटल का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एज इट इज़ इंटेंजिबल इट कैन बी रिटर्न ऑफ। इंटेंजिबल एसेट है, इसे निकाला जा सकता है, रिटर्न ऑफ है ये। इट अराइजेज ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स आगे पढ़ेंगे हम, इन वजह से गुडविल होती है। फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, फर्स्ट फैक्टर इज फेवरेबल लोकेशन। अगर बिजनेस अच्छी जगह पे लोकेटेड है तो उस बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने देखा होगा ना मेन रोड की दुकानें ज़्यादा चलती हैं, वहाँ रेंट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ कस्टमर ज़्यादा पहुँचता है, वहाँ फुटफॉल ज़्यादा है लोगों का, तो वो गुडविल। अगर कोई यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बहुत अच्छे कपड़े बेचेगा तो लेने जाओगे क्या? एक बार चले जाओगे, 2 बार चले जाओगे, लेकिन आपको क्या पता है कि फेवरेबल लोकेशन होना चाहिए। मार्केट में शॉपिंग पर्पज से जाएंगे तो मार्केट ही जाएंगे, है ना। गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस। अब सेकंड फैक्टर क्या है? अच्छी क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस। बिजनेस अर्न गुडविल बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट को अच्छे प्राइस पे वो बेचेगा तो आप उसके पास जाएंगे। कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कैसे बात कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे शहरों में जो छोटे सिटीज़ होती हैं जहाँ पे लोग व्यवहार से बिजनेस करते हैं, वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मॉल्स में मतलब नहीं होगा आपको इन चीज़ों से। किसी मॉल में जाके आप ये नहीं देखोगे कि इसका लेवाइस का शोरूम है, इसका जो मैनेजर है वो कैसे बात कर रहा है, आपको उससे मतलब नहीं होगा। विंडो शॉपिंग होती है, जीन्स रखी होंगी बहुत सारी, आपने उठाई ट्रायल रूम में पहनी और जाके बिल काउंटर पे बिल कराया और लेकिन एक दुकान पे क्या सोचोगे आप कि यार वो जो खुद बिज़नेस का ओनर है वो अच्छे से बात कर रहा है और मेहनत कर रहा है और गुड्स दिखा रहा है और प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो इससे हम ले लेते हैं। अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स द बिजनेसमैन। कस्टमर्स का अट्रैक्शन गुडविल को जनरेट करता है। देयर आर मेनी फैक्टर वी जनरेशन लाइक एडवर्टाइजमेंट, प्राइस स्कीम, फैसिलिटी टू कस्टमर। जितने ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे वो उतने ज़्यादा को बताएंगे। माउथ पब्लिसिटी टाइप है कि आपको किसी का प्रोडक्ट अच्छा लगता है यूज़ करने वाला, तो आप उससे पूछते हो ना कहाँ से लाया, है ना। सपोज़ मेरा शर्ट अच्छा लगेगा तो पूछोगे ना सर कहाँ से लाए थे, तो मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ से लाए थे, तो आपको अच्छा लगेगा तो आप भी पहुँच जाओगे। ठीक, एडवर्टाइजमेंट देखते हो किसी चीज़ के तो एडवर्टाइजमेंट से भी पूछते हैं ना हम कि अभी एक ऑफ़र आ जाएगा 15 अगस्त में 15 रुपये डाउन पेमेंट में फ्रिज ले जाओ, तो आदमी सोचता है यार जाके तो देखे 15 रुपये में फ्रिज मिल रहा है, भले वो लोन पे मिलता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट करते हैं। प्राइजेज स्कीम्स, यही प्राइस स्कीम किसी की कम है तो ये बिजनेस के फैक्टर हैं। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली समझते हो कि उस बिज़नेस में उस जगह पे उसके अलावा वो प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोपोली। सिर्फ वो एक ही के पास मिल रहा है तो बिजनेस एंजॉयज मोनोपोली मार्केट। इट विल हैव अश्योर्ड प्रॉफिट, सिमिलरली इट होल्ड सम स्पेशल राइट्स सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और कंसेशंस। जैसे उसके पास उस चीज़ का पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, कंसेशन है। जैसे ये बड़े बड़े बिजनेस में होता है, जैसे कोई सीमेंट की एजेंसी है तो वो पूरे ज़िले में एक ही के पास है, तो बाकी जो छोटे छोटे दुकानदार भी किससे लेके बेच रहे हैं? उसी से। तो वो कहीं से भी ले हो आप, वो जो होलसेलर है उसका गुड्स तो बिक ही रहा है। तो ये मोनोपोली जब होती है ना तो प्राइस इंजॉय करता है थोड़ा सा दुकानदार कि उसकी मोनोपोली है, कहीं और मिलेगा ही नहीं ज़िले में। अब ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट को लेने सरिया सीमेंट अमेज़ोन से मंगा लोगे आप, ऐसा होगा क्या? ये तो आपको दुकानदार से लेना पड़ेगा ना कि सीमेंट की 20 बोरी अमेज़ोन से मंगा ली, ख़राब भी आ सकती हैं, कौन रिस्क लेगा, है ना राज? मंगा देगा अमेज़ोन से, तो दुकानदार के पास ही जाना पड़ता है। तो ये मोनोपोली में ये चीज़ होती है। गुड मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी मार्केटिंग और आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क। आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है? बेचने के बाद जब सर्विस की बारी आई तो वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये कहाँ पे? एग्जाम्पल की तौर पे हम मोटर खरीदते हैं घर में पानी चढ़ाने वाली, खेतों में पानी देने वाली। अब वो मोटर ख़राब होती है ना,
तो वो मोटर लेके जाते हैं जिससे ली थी उसके पास, अब उसका क्या रेस्पॉन्स है, उसका क्या जवाब है, उस वजह से भी बिज़नेस में गुडविल क्रिएट होती है कि वो क्या सर्विस दे रहा है आपको। वो कह रहा है कि सर आप रखवा दीजिए, मैं इसे दिखवाता हूँ, मैं इसको सही करवाऊँगा। या फिर वो कह रहा है कि भैया आप ले गए थे, अब हम नहीं जानते, आप जानो। तो फिर उसके बाद आप अगली बार जाओगे क्या? लेकिन जो आदमी कह देगा कि चलो हम चेंज कर देते हैं या इसकी सर्विस करा देते हैं, वारंटी में है, तो उसके पास आप दोबारा जाओगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप ले गए, नया सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब वो ख़राब होता है उसके बाद आप उस दुकानदार के पास गए तो क्या होगा, उसकी आफ्टर सेल सर्विस ही आपको याद आएगी कि ये दुकानदार जो है ये काम बाद में भी कर देता है। तो ये बेसिक फैक्टर्स थे गुडविल के, है ना। गुडविल का एसेट, गुडविल का नेचर और क्या गुडविल एसेट है क्या, गुडविल संपत्ति है क्या लिखा है इसमें, लाइक एनी अदर एसेट ऑफ द बिजनेस गुडविल इज आल्सो एन एसेट। सब एसेट्स की तरह गुडविल भी एसेट है, क्योंकि बिकॉज़ इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। एसेट का काम क्या होता है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना। जितनी अच्छी एसेट होंगी उतना ज़्यादा बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे सपोज करो प्लान कर रहे हैं स्कूल का सेकंड फ्लोर बनाने का, है ना, पहले बेंच टीम आई थी, कुछ बच्चे थे, आपको आए थे 3-4, तो वो क्यों कर रहे हैं, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना। अगर रूम ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बच्चों को बिठा सकेंगे, तो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना एसेट का काम होता है। दिस इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग एक्सपर्ट ओनली। सब अलग-अलग लोग जो है ना गुडविल के बारे में अलग-अलग राय रखते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ पे पढ़ लें, गुडविल ये फिक्स है कि अनरियल और इंटेंजिबल एसेट है। कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल, है ना। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, हाँ, परमानेंट होती हैं जो, है ना। तो यहाँ पर गुडविल भी फिक्स एसेट्स है, क्योंकि परमानेंटली इसकी वजह से बिजनेस को प्रॉफिट होता है। एक्सपर्ट्स इस पे क्या व्यू कहते हैं कि गुडविल के टाइप हैं। कैड गुडविल, देयर इज स्टेज विद द बिजनेस परमानेंटली, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट। नॉट ओनली सच अ गुडविल कैन बी सोल्ड एंड बोट वंस गुडविल इज एक्वायर्ड, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अनलेस देयर इज सम एडवर्स कंटिजेंसी। मतलब ये है कैट गुडविल होती है एक टाइप ऑफ गुडविल में, 3 टाइप है, कैट गुडविल, रेड गुडविल और डॉग गुडविल। कैट गुडविल क्या होती है, जो परमानेंट होती है। परमानेंट क्या होती है, कैट की तरह होती है। कैट क्या करता है, कैट की एक प्लेस फिक्स होती है ना। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज रिगार्डेड एज फिक्स्ड असेट, बट इट डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन लाइक दिस एनी फिक्स असेट सिंस इट्स वैल्यू डज नॉट डिक्रीज बाय यूज। अब फिक्स असेट्स तो है, पर इसमें एक डिफरेंस है, वो क्या है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लास्ट ईयर हमने फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया था। क्यों नहीं लगता डेप्रिसिएशन, क्योंकि भैया इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। डेप्रिसिएशन उन असेट्स में लगता है जिनकी वैल्यू कम, फर्नीचर पे लगेगा, ट्रक पे लगेगा, मशीन पे लगेगा, क्योंकि इसे 5 साल बाद बेचोगे कम में बिकेगा। लेकिन गुडविल की वैल्यू तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा गुडविल भी अच्छी होती जाएगी। इंटेंजिबल असेट, कुछ एक्सपर्ट्स उसे इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं क्योंकि उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। तो ऐसा नहीं है वो कि वो चांदी का 1 किलो का कोई ऑर्नामेंट हो गया गुडविल है, नहीं है ना। तो वो फिजिकल फॉर्म में होती नहीं, इसलिए इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है योगेश, अमन, इसकी पर्सनालिटी देख के मुझे योगेश की याद आ जाती है। योगेश था ना, योगेश पुष्पत, हाँ। इंटेंजिबल का मतलब नहीं पता, राज, वेरी गुड, राज के लिए तालियां हो जाए, बजा दो यार। चलो समझ गए अब, जिसे ना, हाँ बैठो, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है उसका। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन सबको हम देख सकते हैं, लेकिन गुडविल को हम नहीं देख सकते। फिक्शिशियस एसेट, फिक्शिशियस क्या होता है, सम एक्सपर्ट्स रिगार्ड गुडविल इज अ फिक्शिशियस इमेजिनरी एसेट बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन एंड टच। दे आर्ग्यू दैट इट्स वैल्यू इज डिसाइडेड बाय एस्टिमेशन, हेंस गुडविल इज अनरियल। फिक्शिशियस मतलब अनरियल, उसकी वैल्यू एक डिसाइड करके एक्सपेक्टेशन के साथ निकली जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की हम निकाल लें। हमें मॉनेटरी टर्म में पैसों में दे रखा होगा क्वेश्चन में कि 1 लाख रुपए गुडविल है, 2 लाख रुपए, फिर भी रियलिस्टिक कंडीशन की बात करें तो गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। मार्केटेबल कमोडिटी, इफ गुडविल इज एसोसिएटेड विद द बिजनेस एंड नॉट द बिजनेसमैन देन सच अ गुडविल कैन बी along with the businessman, but if the goodwill is due to the personal qualities of the businessman then such a goodwill cannot be sold। 2 तरह की गुडविल होती हैं, एक तो बिजनेस की गुडविल, एक पर्सनल की गुडविल। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ बिजनेस की गुडविल ऐसी चलती है कि भले कोई भी बैठे वो बिजनेस चल रहा है, क्योंकि नाम किसका चल रहा है, ब्रांड का, था ना, एक ब्रांड वैल्यू किसी चीज़ की कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो आप किसी से भी ले लो, वहाँ दुकान पे कोई भी बैठा हो, हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। एक होता है पर्सन वाली गुडविल कि अगर वो व्यक्ति नहीं मिला तो क्या होगा,
फिर हम प्रोडक्ट ही नहीं लेंगे। हमें मतलब वहाँ पे किससे था? व्यक्ति से। जैसे कुछ एजुकेशन लाइन में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कुछ अच्छे टीचर्स हैं ब्यावरा में जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। वो टीचर ने उनके क्लासरूम में भले कितने अच्छे हों, लेकिन वो टीचर नहीं पढ़ाएगा तो वहाँ वो बच्चे जाएंगे क्या? क्योंकि पर्सनल गुडविल है ना, आप किसी का नाम नहीं लें, पर्सनल गुडविल तो वो उनकी है। लेकिन अगर वो कहीं और भी शिफ्ट हो जाएंगे तो भी बच्चा उनके साथ चले जाएगा। तो वो पर्सनल गुडविल है, वो लोकेशन वाली नहीं है, वो पर्सन वाली गुडविल है। ठीक है। चलो ये पॉइंट में हम आ गए। अब हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि गुडविल में उसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत कब पड़ती है पार्टनरशिप में। वंस गुड नेम एंड रेपुटेशन इज अचीव इट नॉर्मली कीप ऑन अलोंग विद टाइम। द वैल्यू ऑफ गुडविल चेंजेस विद द चेंज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू वैल्यू गुडविल फ्रॉम टाइम टू टाइम। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बिकम नेसेसरी इन अ पार्टनरशिप फर्म इन फॉलोइंग सिचुएशंस। बिजनेस की गुडविल को कब निकालते हैं हम? जब पार्टनर डिसाइड करें कि गुडविल को एडजस्ट करना है तो वैल्यू निकाल लेंगे कि भाई अभी कंडीशन में क्या है गुडविल की वैल्यू। चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो वैल्यू होगी इसकी। एडमिशन के टाइम हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। रिटायरमेंट और डेथ में हमने अभी सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, मान लो फर्म जो हमारी है उसे हम कंपनी बनाना चाह रहे हैं आगे, तो फिर गुडविल की वैल्यू निकलेगी। पार्टनर फर्म को बेचना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो वो गुडविल के पैसे भी लेंगे। और पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट बाय पेइंग फॉर गुडविल, और बिजनेस गुडविल दे के अगर स्टार्ट किया था तो वापस से गुडविल की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी। ये टाइप्स ऑफ गुडविल में ही हम एग्जांपल पढ़ रहे थे ना। परमानेंट गुडविल कौन सी होती है? कैड गुडविल, ये जो एक लोकेशन की गुडविल होती है उसे क्या बोलते हैं? कैड गुडविल, है ना। पर्सनल गुडविल क्या होती है? जो ओनर की होती है, इसे हम डॉग गुडविल बोलते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर्सन जाएगा डॉग कैसा होता है? डॉग प्लेस ओरिएंटेड नहीं होता, वो पर्सन ओरिएंटेड होता है। जहाँ मालिक जाएगा डॉग चले जाएगा। तो एग्जांपल से आप याद रख सकते हो, इसलिए उनके नाम दिए हैं कि कैट पर्सन नहीं, प्लेस से वो करती है उसका वहाँ पे घोंसले बनाने के, जो भी मतलब जहाँ बैठेगी वो जगह है। कैट तो घोंसला नहीं बनाती, तो वहाँ पे ही वो जाएगी, है ना। चाहे ओनर चले जाए कहीं भी उसे मतलब नहीं है। लेकिन डॉग कैसा होता है? पर्सन ओरिएंटेड होता है। अगर डॉग पर्सन के साथ, पर्सन जहाँ से 300 किलोमीटर दूर भी डॉग को ले जाएगा तो डॉग जो है वो उसके साथ हंसी खुशी चले जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर गुडविल का मतलब है कि कहीं भी चले जाए ओनर उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। और ये थर्ड गुडविल जो होती है ना हमारी, इसे हम रेड गुडविल बोलते हैं, चूहा। देखो, दिस गुडविल इज क्रिएटेड ड्यू टू प्रॉपर एंड चीप प्राइस ऑफ कमोडिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्टोरेज ऑफ कमोडिटी इन दिस मार्केट, एक्सक्लूसिव राइट टू सेल द कमोडिटी इन ट्रेडमार्क। कम प्राइस की वजह से ये गुडविल क्रिएट होती है, कोई सा भी प्रोडक्ट कम प्राइस में बेच रहे हैं। ड्यू टू चेंज इन दिस फैक्टर्स गुडविल ऑफ द फर्म ऑल्सो चेंज। और ये सब चीज़ें चेंज होंगी तो गुडविल भी चेंज हो जाएगी। मान लो आप किसी चीज़ को कम में बेच रहे हो तो ग्राहक आ रहे हैं, ज़्यादा में बेचने लग जाओगे तो आएंगे क्या? उन्होंने कहा अब तो इन्हें रेट बढ़ा दिए, अब नहीं लेना। ड्यू टू चेंजेस इन दिस फैक्टर्स गुडविल ऑल्सो चेंजेस, इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कमोडिटीज, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ गुडविल इज ऑल्सो कॉल्ड कमोडिटाइज्ड गुडविल। इस कैड गुडविल को हम क्या बोलते हैं? कमोडिटाइज्ड गुडविल। कैड गुडविल क्यों बोला जाता है? क्योंकि कैट नहीं, रेट कैन नॉट स्टे वन प्लेस परमानेंटली। चूहा जो होता है ना वो एक जगह कभी नहीं रहता, चेंजिंग प्लेस करता रहता है अपनी। इसीलिए इस गुडविल को हम ना तो ये बिजनेस पे बेस्ड है ना बिजनेसमैन पे, पर ये अपनी जगह बदलती रहती है। तो 3 टाइप की गुडविल हो गई, कैट, डॉग, रेट। कैट मतलब प्लेस, डॉग मतलब हाँ पर्सन, और रेट मतलब कमोडिटाइज्ड, मतलब ना उसे जगह से मतलब है ना ओनर से मतलब है, जहाँ कम मिला वहाँ पहुँच गए, है ना।